बेटा हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की, ठीक है। इसकी डेफिनेशन सेकंड वाली है और बाकी आपकी टीचर जो करवाए वही बेस्ट डेफिनेशन कहे जाती है 9th क्लास के अंदर। डेफिनेशन कहती है, कहती हैं पहले समझने के लिए एक चीज समझो। समझना क्या है, ध्यान से समझो। अब आज कल तो डिजिटल वेइंग मशीन है, खड़े हो जाओ या कोई चीज उसके अंदर वे कर लो, वो एग्जैक्टली आपको डिजिट्स में बता देती है कितना आंसर आया है, ठीक है। केजीज है, ग्राम्स है, मिलीग्राम है, लाइक दैट। लेकिन आज से कुछ समय पहले अगर हम लोग चले, जब डिजिटल मशीन जो है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी, तो हमारे पास वो हुआ करते थे तराजू, ठीक है। वो तराजू के अंदर कैसा होता था, यहाँ पे मान लें हम आलू लेने गए हैं, ठीक है, तो यहाँ आलू रखते थे, यहाँ पे ना पत्थर रखते थे। वो पत्थर पहले से ही तुल के आया हुआ होता था, वे हुआ होता था, उसके ऊपर लिखा होता था 1 kg, 250 ग्राम, 500 ग्राम्स, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता था, वेइंग स्केल, तो वो हो गया ना स्केल, ठीक है। तो हमारे पास वे होता था, मतलब वेट होता था, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, माने यहाँ आलू डाले, यहाँ 1 किलो रख दिया। आजकल भी हम लोग फ्ली मार्केट्स में जाते हैं कभी, है ना, तो फ्ली मार्केट्स में होता नहीं है, वो अंकल तोल रहे होते हैं, उसके बाद रखा होता है ऐसे, पत्थर रखता है, उसके बाद ठा 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 ठा, हो गया हो गया हो गया, फिर ऐसे उंगली मारता है, हाँ पहले तुम्हारा बराबर जाओ, ठीक है ना। तो ये जो वेइंग मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, उसको कैसे पता, उस अंकल को कैसे पता कि उन्होंने 1 kg एग्जैक्टली तोला है? वो अपने साथ एक रेफरेंस चीज लेके बैठे होंगे, समझा। उस इंसान को बोल मेरे को 1 किलो चाहिए, वो तेरे को वैसे 99% खुद निकाल के डालेगा और बोलेगा हो गया 1 किलो, लेकिन वो तेरी तसल्ली के लिए, तेरे मन की शंका के लिए वो क्या करते हैं, उसको वे करके तुझे दिखाते थे, भाई 1 किलो मैंने तोल दिया है। वो खुद भी अगर तोलते ना, ऐसे करते, बस ऐसे करते हुए, हाँ 1 किलो है, 10 ग्राम ऊपर 20 ग्राम नीचे, ऐसे कोई फर्क नहीं होता, ठीक है, ऐसे ही कर देते। अच्छा, उनको पहले ही पता है कि आज की जो सेब हैं, 1 किलो में 5 डलने हैं, 4 डलने हैं, 3 डलने हैं, पहले से पता है। सुबह से कर क्या रहा है, एक ही तो काम है, सेब ही तोल रहा है। मैक्सिमम लोग 1 किलो लेके जाते हैं, उसको साफ पता लग रहा है 6 आ रहे हैं बस 1 किलो में, तो उसको पता है, ठीक है। तो 6 डलने के बाद वैसे ही बोलता है जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है। लेकिन हम फिर भी वे करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें ना एक ही रेफरेंस पॉइंट पता है, वो पत्थर, और उस पत्थर के ऊपर 1 किलो लिखा हुआ है, हमें वही पता है, यही रेफरेंस पॉइंट है, इसी से दूसरी चीज को तोला जा सकता है, वे किया जाता है, मास उसका पता लगाया जा सकता है। सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक मास, तो एटम को तोलने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए था, एक रेफर करने वाला एक कोई एटम चाहिए था, बाकी सबके कंपैरेटिवली ये वे हो सके। तो उसके लिए हम लोगों ने यूज किया कार्बन को। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12। अगर मान ली कोई एक, ठीक है, ग्राम तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, अदरवाइज हम लोग जो एटॉमिक मास की बात करते हैं वो ग्राम में नहीं होता। एटॉमिक मास, एटम जो दिख भी नहीं रहा, वो ग्राम में हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो यूनिट्स में होता है। किस में होता है? यूनिट में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा एटॉमिक मास की, तो हम यूनिट्स में बात करेंगे। अगर मान लें मुझे किसी भी एक चीज को तोलना है जिसकी 1 यूनिट है, तो हम पता क्या बोलेंगे कि इसके अंदर कार्बन का 1/12 है। कार्बन खुद कितना है 12, ठीक है, और उसको 1/12 करेंगे तो क्या आएगा 1। समझो जरा, मान लो मुझे एक ऐसी चीज वे करनी है जिसका 1 यूनिट है, ठीक है, मैंने बोला दिस इज कार्बन बाय 12, कार्बन के मास को अपॉन 12 कर लो, 1/12, क्योंकि कार्बन खुद कितना था, वो खुद ही 12 है, 12 से 12 कटेगा तो आंसर क्या आएगा 1 यूनिट। आंसर खुद क्या आ जाएगा 1 यूनिट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एस एस, वही ना, राइट हैंड साइड तोलते तो ऐसे ही है ना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से तोल देते हैं, ठीक है ना, वे कर देते हैं, मास होता है उसका। तो हम लोगों ने क्या समझा है कि एटॉमिक मास जो कार्बन 12 की लिखा, अगर आप लोगों को मैंने एटॉमिक मास पहले ही करवाए हुए हैं, तो आप पता लगा सकते हो कार्बन 6 नंबर पे आ रहा है, और 6 को इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है 12, क्योंकि 6 इवन नंबर, दैट इज वाई हम लोगों ने उसको इंटू 2 किया, तो एटॉमिक मास कितना आया उसका 12। तो इन्हें कार्बन 12 लिख के चल रहा है, इसका मतलब वो कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, वो कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, ठीक है। सर ऐसा कोई कार्बन भी होता है जिसका मास ऊपर नीचे हो सकता है? मुझे नहीं पता, ठीक है ना, हाँ मुझे नहीं पता। कार्बन 12 एटम, ठीक है, वो कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, एटम
has been assigned as an atomic mass of exactly 12 atomic mass unit। ठीक है, कार्बन का जो 12 है उसको हम लोगों ने 12 एटॉमिक मास यूनिट माना है, इसलिए जब भी हमें एक यूनिट निकालनी होती है हम कहते हैं 12 से डिवाइड कर ले, जिससे 12/12 कटे और आंसर क्या है 1 यूनिट। ये डेफिनेशन नहीं है, समझाने का एक तरीका है। जैसे मैंने अभी तक आपको डेफिनेशन बोली, बस समझा रहा हूँ कि तोलना कैसे है। ठीक है, आज तक किसको तोलते हुए हैं, सब्जी को तोलते हैं, फ्रूट्स को तोलते हुए आए हैं, ठीक है, आटा तोलते हुए आए हैं हम लोग, हमें उसी का पता है। अगर किसी और चीज को तोलना तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कैसे तोलना है, कैसे वे करना है उसको देखते हैं। ठीक है, आजकल तो वेइंग मशीन है जो डिजिटल है, जो डिजिट्स बताती है, पहले ऐसे नहीं था। और अभी भी फ्ली मार्केट्स में कितने अंकल्स के पास वो डिजिटल मशीन नहीं है, मैं कहता हूँ 90% नहीं है। हमारी लोकेलिटी में तो मेरे को लगता है 90% जो रेडी वाले अंकल आते हैं उनके पास डिजिटल मशीन नहीं है। महंगी आती है ना, क्या करना है उसको, लोगों को विश्वास है एक्चुअली। अच्छा, डिजिटल पे फिर शक कर जाते हैं एक सेकंड के लिए कि सेट तो नहीं कर रखी तूने सॉफ्टवेयर इसका, क्योंकि वो सेट हो जाता है। वो 1 किलो के ऊपर पूरा विश्वास है आज भी लोगों का, समझे, खुद उठा के देख लेते हैं, हाँ है तो सही। अब डिजिटल को कैसे उठा के देखेगा 1 किलो है, समझे। तो विश्वास, क्योंकि बहुत सालों से हमने वही किया है ना, हमारे पेरेंट्स को आज भी उस पत्थर पे बड़ा विश्वास है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कहता है, अब डेफिनेशन सुनते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट, अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं तो वो क्या होगी, कार्बन 12/12 कट हो जाएगा तो क्या आएगा 1 यूनिट, बस वही बतानी है। कह रहा है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज एक्जेक्टली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कह रहा है जो कार्बन 12 का जो मास है वो क्या होगा 12, खुद ही बता रहा है कार्बन 12 मतलब कार्बन का मास क्या है, खुद बता रहा है 12 है, उसको 1/12 कर दो तो आंसर क्या आएगा 1 यूनिट। नहीं समझ आया समीक्षा तो पूछ ले, नहीं समझ आया लाजवाब, मुझे भी नहीं आया। ठीक है, देख इसके लिए मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले सारे एग्जांपल दे चुका हूँ, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए कार्बन 12 हटा दूं, हटाया 1 सेकंड के लिए, ठीक है, अब समझाने की कोशिश करता हूँ। कहता है 1 यूनिट जो है डेफिनेशन एटॉमिक मास की, द 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज एक्जेक्टली द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कहता है 1 यूनिट इज डिफाइंड एज, ये कार्बन एटम का जो मास है का 1/12 कर देना, उससे क्या आएगा 1 यूनिट आएगा। अब वो कैसे आया उसको देख जरा। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, और इसका क्या किया 1/12, आंसर क्या आया 1 यूनिट। अब बताओ किसी को समझ आया या नहीं आया। 2 यूनिट क्या होगा, उसका 1/12 मत करियो, उसका 1/6 करियो, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। ठीक है, 1/12 ही होगा, जो 2 यूनिट है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। यूनिटरी मेथड यार, समझ रहा है, यूनिटरी मेथड, तुझे उसमें परेशानी नहीं है समझने में, इसकी बस एक डेफिनेशन ही मुश्किल है। आगे तो तेरे को कोई ऐसा, कार्बन के बारे में मैंने अभी एटॉमिक मास तुझे सारा पढ़ा दिया, टेबल बनाया था एटॉमिक मास में, कहीं मैंने कार्बन की बात की थी, तुझे परेशानी आई नहीं आई, आई नहीं ना, बस ये तो मैं तेरे को अभी बोल रहा हूँ। ये डेफिनेशन के लिए अच्छा है, रिलेशन के लिए अच्छा है, उसके बाद इसको कौन पूछता है, समझे। डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन 100 टाइम्स आ रखी है, अभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप अपने स्कूल से एक बार चेक कर सकते हैं कि मैम ने यही डेफिनेशन लिखवाई है। ठीक है, आप गूगल पे चेक करोगे यही आएगी, लक्ष्मी सिंह ने यही लिखी है, अपने टीचर की भी चेक कीजिए कि यही टीचर ने लिखवाई है या नहीं लिखवाई। लिखवाई कुछ भी हो, मतलब यही है। कंफ्यूज नहीं होना कि सर उसके अंदर तो कुछ आ गया और कुछ पूछे हैं, पढ़ लेना ध्यान से, नहीं है तो मेरे पास ले आना, मैसेज डाल देना कि सर ये है, आप समझा दो इसको, मतलब वही का वही आएगा, कोई मतलब अलग नहीं होने वाला। ठीक है जी, सिंपल ही बात है। ठीक है जी, अब मोलिकुलर मास क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन बहुत रेयरेस्ट केस में आती है और ये समझ भी थोड़ी कम सी ही आती है। ठीक है, कहता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल, याद है मैंने आपको H2O का मास निकालना सिखाया था, 2 हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम था, प्लस किया था, फिर एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन का कितना था 16 था, याद है, फिर 2 + 16 होके 18 ग्राम आया था, 18U। अभी भी करके दिखा दूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, पहले ये सारा का सारा समझ लो, एटॉमिक मास तो हम लोग समझेंगे अभी आराम से। ठीक है,
फिर से बोलोगे सारे के सारे जितने भी एटम के मास आते हैं एटॉमिक मास सबके निकाल के दिखा दूंगा और पेपर में आएगा एटॉमिक मास। डेफिनेशन रेयरेस्ट केस में आती है लेकिन एटॉमिक मास निकालना जरूर आता है। 1-2 नंबर में कभी भी पूछ लेते हैं। जैसे उनका मन खराब हो गया, ठीक है, खट्टा सा मन हो रहा है, तो कहते हैं चल मोलिकुलर मास निकाल के दिखा दे 4-5 नंबर का। मतलब कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा कि नहीं देना है या देना है, कोई भी देना, मोलिकुलर मास का क्वेश्चन दे दे 2 नंबर का, करता फिरेगा बच्चा, क्योंकि उनको पता बच्चों ने गलती करनी है, ठीक है, जबकि सबके इजी चीज है। आओ देखें, कहता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। कह रहा है ये रिलेटिव मास है उसके मॉलिक्यूल की। अब जो मॉलिक्यूल आए थे वो किसके कंपैरिजन में तुल के आए थे? कार्बन के, ठीक है। कह रहा है किससे रिलेशन बना है? कह रहा है एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन का जो 12 एटम से हम लोगों ने रिलेशन बनाया है उसी के बारे में बात करनी है, ठीक है। वही एक रिलेटिव मास है, क्योंकि मास यहाँ पे हम लोग सारे ही रिलेटिव मास पढ़ रहे हैं एक्चुअल। पहले वाला जो बात करी हम लोगों ने एटॉमिक मास की, वो भी तो कार्बन के साथ रिलेशन में बात कर रहा था, दैट इज आल्सो रिलेटिव मास। अब जो बात कर रहे हैं दिस इज आल्सो रिलेटिव मास। शैल वी गो अहेड, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास जो बात है दैट इज हाउ डू एटम एग्जिस्ट। इस दुनिया में एटम कैसे रहते हैं, ठीक है। वो 2 फॉर्म में रहते हैं, या तो आयंस की फॉर्म में, अभी आयंस के होते समझते हैं, या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में। एग्जाम्पल के लिए किसी ने मेरे को बोला कि सर आपने कभी आयरन देखा है? मैंने कहा देखा है। नहीं, जमीन से निकलता हुआ आयरन देखा है? मैंने कहा देखा। सर वो किस फॉर्म में था? वो किस फॉर्म में था? वो FeS की फॉर्म में था। सर ये क्या है? आयरन सल्फाइड की फॉर्म में था वो, ठीक है। तो आयरन अकेला निकलना था ना सर, आयरन की बात करिए आप, आयरन सल्फाइड की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, समझे। तो हमने उसको उसी फॉर्म में निकाला, क्योंकि वो उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत कम ऐसे एटम होते हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कहते हैं हमें कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी को चाहिए ही नहीं, मैं अकेला ही बड़ा पसंद करता हूं अपने आप को, भाड़ में जाओ सब, ठीक है। जैसे आर्गन, हीलियम, ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं जो अकेले एग्जिस्ट करना बड़ा पसंद करते हैं, अकेले। और करे भी क्यों ना, दे आर ऑलरेडी स्टेबल, समझा। वो स्टेबल है, जो अनस्टेबल है वही तो रिएक्शन करेगा, वही तो इधर उधर भागेगा, ठीक है ना। अगर मैं बहुत स्टेबल हूं, मैं मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ठीक है, इन तीनों चीजों से स्टेबल हूं, मैं बेफालतू में इधर उधर क्यों दिमाग खपाऊंगा? समझ रहे हो बात को। मैं मेंटली स्टेबल हूं, हाँ भैया जो मैं काम धंधा कर रहा हूं मेरे को बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, ठीक है, उससे मुझे पैसे भी बढ़िया आ रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हूं, ठीक है। और केमिकली मतलब कि मेरी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उस काम की वजह से, उस फाइनेंस की वजह से परफेक्ट हो रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो मैं बेफालतू में काम चेंज करूंगा नहीं, मैं बोलूँ कि नहीं नहीं नहीं, नहीं फैक्ट्री खोलते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, नहीं कोई बिजनेस खोलते हैं। अरे क्यों, क्यों करें? ये कौन इंसान सोचेगा? जो अनस्टेबल है, समझे, जो अनस्टेबल है, जो काम कर तो रहा है एक, लेकिन उसको पसंद नहीं आ रहा, या तो फाइनेंशियली सही नहीं लग रहा, या प्रेशर, मेंटली प्रेशर बहुत है उसके ऊपर, या तो उसकी बॉडी ने जवाब दे दिया कि भैया ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरे से ये काम नहीं हो रहा, फिजिकली नहीं हो रहा, मेंटली नहीं हो रहा, केमिकली नहीं हो रहा, जो भी व्हाटएवर द केस मे बी, वो सोचेगा लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, समझा। लेकिन जो पहले ही स्टेबल है वो क्यों करे? समझ बात को। तो मैक्सिमम जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। वो 2 फॉर्म में होते हैं, या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टेबल होकर बैठा होगा, मतलब अपने आप को स्टेबल करने के बाद बैठा होगा। कहीं तो भगवान स्टेबल करके भेजते हैं ना, ठीक है ना, कई लोगों को भगवान स्टेबल करके भेजते हैं, जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, जैसे एग्जांपल दिए मैंने, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, दीज आर सम एग्जांपल, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ये आयंस की फॉर्म में, अब ये भी समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा, पहले सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूल। इसको समझना बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, मैं बहुत प्रिसाइज्ड वे में समझाऊंगा, एक एक वर्ड, एक एक वर्ड। लाइन क्या होती है जब एक एक वर्ड समझानी है? तो समझो, कहता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मतलब मॉलिक्यूल क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलेंगे, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अगर वो सेम ही टाइप के एटम हैं, लेट्स से 2 हाइड्रोजन लिए, बनेगा तो मॉलिक्यूल ही, ठीक है, बनेगा तो मॉलिक्यूल ही, लेकिन उसका नाम क्या रहेगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाम क्या रहेगा उसका? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लियर है।
नाम किसका आ रहा है? एलिमेंट का आ रहा है। नाम किसका आ रहा है? एलिमेंट का। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगला एग्जांपल लेते हैं, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं। अगला एग्जांपल लिया हम लोगों ने क्लोरीन का। क्लोरीन एक गैस, ठीक है, दूसरा क्लोरीन है, दोनों को रिएक्ट करवाया, ठीक है। अब जब दो एटम ऑफ क्लोरीन को रिएक्ट करवाया तो मॉलिक्यूल बना, ठीक है। अब मॉलिक्यूल जो बना वो किसका बना? क्लोरीन का। एलिमेंट कौन है? क्लोरीन है। जब दो एटम्स को मिक्स करके मॉलिक्यूल बनाया तो वो बना किसका? खाली क्लोरीन का ही था, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना। तो हमने क्या बोला? एलिमेंट का नाम ले रहे हैं ना, क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो अब क्या कहता है? द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन टू और मोर सिमिलर एटम्स। सिमिलर एटम्स, सिमिलर एटम मतलब कि सेम एटम, केमिकली कंबाइंड टुगेदर। भैया फिजिकली नहीं रखा उनको, कैसा रखा है? केमिकली कंबाइंड करवाया है। कैसा करवाया है? केमिकली कंबाइंड करवाया है, तब जाके वो बना है मॉलिक्यूल। और क्योंकि वो सिमिलर है, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सर अगर डिफरेंट हो गया तो? अगर डिफरेंट हो गया, बात को समझ, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट मिल रहा है तो क्या बनेगा? कंपाउंड। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, क्या बनेगा? कंपाउंड, ठीक है। अब आगे समझ, अगर एलिमेंट का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम, एक ऑक्सीजन का एटम मिल रहा है तो क्या बनेगा? यार जब एटम मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं, मॉलिक्यूल बनता है। जब एलिमेंट मिलेंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड। समझो बात को, एक एटम है हाइड्रोजन का और एक एटम है ऑक्सीजन का, मिलके क्या बना? मॉलिक्यूल बना ना बेटे। एटम मिलेंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। कंफ्यूज है लोग, ठीक है। देख एटम जब कंबाइंड होते हैं, तो मैंने ना इसलिए पहली एक क्लास ली थी, शायद तुम्हें लग रहा होगा सर बेवकूफ है, एटम मॉलिक्यूल ये तो हमें पता ही है ना। आज समझ आ रही है वो मैंने क्यों बताई थी? क्लास है, रिकॉर्डेड है, डाल रखी है यूट्यूब पे, देखियो एक बार उसको। मुझे पता था बच्चे अटकते हैं, ठीक है। दो एटम मिलके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। ऐसे दो एलिमेंट्स मिलके क्या बनेंगे? आई बात समझ? अब यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम है या ऑक्सीजन का एटम है, दोनों को मिलके बनेगा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। बात समझ, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है या नहीं है? जब दो अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड। बात को समझ, यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, यहाँ पे एटम भी मिल रहे हैं तो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, क्योंकि वो एटम अलग अलग एलिमेंट के हैं, दैट इज व्हाई दे मेड अ कंपाउंड। नहीं समझ आई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल फिर से समझ लेंगे। लगातार 3 क्लासेस से यही समझा रहा हूं मैं, समझे? नहीं मैं थका नहीं हूं, कल फिर समझ लेंगे। द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स होंगे तभी तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने यही तो बोला था, डिफरेंट एलिमेंट्स के ही डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, सेम एलिमेंट के सेम एटम होते हैं। आई बात समझ? डाल्टन अंकल ने यही बोला था, ठीक है। मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मिला दोगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सेम टाइप के मिलाओगे क्या बनेगा? एलिमेंट। बनना तो मॉलिक्यूल है ही है, जब एटम दो मिला दिए तो मॉलिक्यूल बनना ही बनना है। अगर सेम टाइप ऑफ एटम मिलाए तो एलिमेंट, सेम टाइम ऑफ एटम नहीं मिलाए, डिफरेंट टाइम ऑफ एटम मिलाए तो कंपाउंड। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी शंका पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। देख लो पहले 1 मिनट और इसको। ठीक है, थोड़ी गंदगी होगी, सफाई कर दें। ये लिख लेना, ये गंदगी नहीं है, ये काम की चीज है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है सबसे मेन, जो कि 10th में भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है, एंड दैट इज आयंस। दैट इज आयंस। आयंस को जरा समझते हैं फटाफट से। और अगर आप आयंस आपने समझ लिए तो ये समझ लो कि सब कुछ हो गया आपका क्लियर, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर अगर आपने आयंस समझ लिए तो। बेटा लिख लिया, इसको इरेज कर दूं? जल्दी बोलो। ये लिख लिया? दोनों ने लिखे अभी तक? दीदी ने लिख लिया, देख लियो। चलो अब अब हम लोग बात कर रहे हैं आयंस की।
आयंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव आयन को बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव को बोलते हैं एनायन। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, अभी क्लियर करता हूं सब कुछ, अगर तेरे को ये नेगेटिव लग रहा हो तो। ठीक है ना, तो तेरे को कैथोड लग रहा है, ये कैटायन है। ठीक है, ये हंसराज वाले बच्चों को लगता है, तुम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ ली ना अच्छे से 8th क्लास में, इसलिए। अच्छा कैसे, अभी 10th में आएगी दोबारा। ठीक है, अभी तू फोकस कर, अभी कैटायन एनायन में फोकस कर। कैटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान से समझ। कह रहा है कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर एलिमेंट बाय एन एटम। देखो ये पढ़ने में मुश्किल लग रहा है, तुम्हें मैंने करवा रखा है काम, आओ बताऊं कैसे करवाएगा। सुन इधर बेटे, फोकस करो। हाँ नहीं, फोकस फोकस, यस। क्वेश्चन समझना क्या है, देखो जी, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये कहानी याद है मेरी, हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पापा वाली बात बताई थी मैंने बचपन में, पापा मैं उठता था 100 रुपए का नोट हाथ में होता था। ठीक है, फिर पापा कहते रहे तेरा नहीं है, फिर किसका है, ये दुकान वाले अंकल को देके आना है, उनसे क्या लाना है, जो भी लाना है, दूध लाना है, ब्रेड लानी है, मक्खन लाना है, जो भी लाना जी। ठीक है जी, उठे, खुश हुए, लेकिन वो खुशी कितने सेकंड की थी, जब तक मेरी आंख नहीं खुली थी ढंग से। जैसे आंख खुली, पापा ने बोला चलो बेटा जाओ दूध लेके आओ फटाफट। ठीक है, पहले जेप्टो थोड़ा होता था, हम ही थे जेप्टो, डिलीवरी बॉय हम थे घर के। चलो, नहीं हमने कभी फील नहीं किया, आज तक नहीं किया, आज तक घर का सामान लाते हैं। अच्छा, अब बात समझने वाली क्या है, जो कैटायन है वो बाद में था, लेकिन पहले एटम था। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे के एलिमेंट शेल के साथ, अगर मैं सोडियम की के एलिमेंट शेल कर दूं तो 281 आएगा, और इसको तो 28 बनना है। 28 बनने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा या गेन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा तो कैसा दिखेगा, ध्यान से देख, ये इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन थे, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। जिसको ये वाली कहानी नहीं समझ आती, सबसे पहली और सेकंड वीडियो आराम से देखना, क्योंकि उसमें टेबल है, सारी कहानी उसी में है। और 10th क्लास के बच्चे को भी किसी को लगे ना कि केमिस्ट्री समझ नहीं आती, उनको भी बोलना सर ने टेबल डाला है वो पढ़ ले एक बार। ठीक है, और उसके बाद ये चैप्टर अच्छे से पढ़ ले और इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ ले, केमिस्ट्री खुद आ जाएगी, केमिस्ट्री खुद आ जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं केमिस्ट्री का। जो कहानी उसको समझ नहीं आ रही ना, कभी 2 कभी 3 कभी 5 कभी 10 कैसे आ रहा है, क्लियर हो जाएगा। इधर देखो जी, सोडियम गिन के दे देता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। कितने नंबर पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है। ठीक है, 11 मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे भैया, दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 11 होंगे, मैंने लिख दिया। अभी टोटल सम क्या बन रहा है इनका, 0। अभी के 11 किया था तो पता लगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अब ध्यान से देखो, सोडियम ने 11 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने बचे होंगे, 10, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो इसके ऊपर अब चार्ज कितना आएगा, +1 का। प्लस करके देख लो बेटा, देखना 11 पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है, तो 1 पॉजिटिव नहीं आएगा आंसर, बोलो। ठीक है, नहीं समझ आया तो मना कर दो, आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज्यादा से ज्यादा कितने, 3, जितने हैं मतलब सारे लूज कर दूं। यार खून की बोतल वाली कहानी मैंने आधा घंटा लगा के तुम्हें समझाई और तुम कह दो जितने हैं। सर बोतल खाली कर दो, खून चाहिए नहीं आपकी बॉडी को, आप में तो बनता ही बहुत है, खाली करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा खाली कर दो अपने आप को। पानी पी के जिंदा रहना, फ्रूटियां पीना पसंद है ना आपको, कैसे हो सकता बेटा, वो शेयरिंग था, याद कर वो क्लास जब मैंने तेरे को -4 लिखवाया ही नहीं था, है ना, क्यों नहीं लिखवाया था, मुझे पता है नहीं लिखवाया था। आई बात समझ, आगे चलो। अब ये वाली क्लियर है, ठीक है। एक बार ना क्लोरीन भी समझ लेते हैं, क्लोरीन कैसे हुआ। ठीक है, जा एक बार फटाफट जा, क्लोरीन कैसे हुआ। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम सब इसी पे आ गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। 15, 16, 17, 17 नंबर पे आ रहा है। और अगर ये 17 पे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे,
अगर क्लोरीन 17 नंबर पे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे 17, टोटल कितना होगा 0। इसका K11 करो, K11 करने के बाद ओरिजिनल फोटो सामने आएगी। करना क्या है, KLMN 287, सर 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, मार दो इसको, जिंदा रह के करेगा भी क्या है बेचारा, है ना। ऐसे नाकाम लोगों के साथ जो कह रहे हैं जितने चाहो लूज कर दो, सर कोई परेशानी थोड़ी ना बेचारा पहले गरीब है, उसको और मार मार के गरीब कर दो। 7 इलेक्ट्रॉन मांगने आया है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, लेकिन अभी भी वो गरीब है। कहता 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे भगवान के नाम पे, मैं 288 हो जाऊं, ठीक है, स्टेबल हो जाऊं, आर्गन की तरह बन जाऊं ना, साथ ही उड़ा तू नियोन की तरह बन, मर जा बेशक, बनते बनते मर जा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तो अब ये क्या है, कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं आर्गन की तरह बनना चाहता हूँ, 288 बनना चाहता हूँ। हमारा ले यार, तू भी क्या याद रखा, ले पकड़ा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, 18 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन कितने हैं 17, ठीक है। समझ बात को, आज पापा ने गलत कैलकुलेशन कर दी, 100 रुपए रखे, लेकिन अब दूध आजकल 1.5 लीटर भी 102 का आ रहा है, लेट से 101 का आ रहा है, ठीक है। 100 रुपए दिए हैं, मैंने अंकल को दिए, अंकल ने बोला 1 रुपया और, ये क्या कैलकुलेशन है, मैं क्या बोल के आऊंगा, ले आधा लीटर भी दूध रख लो अपना, क्या बोलूंगा, कल कर लेंगे, ठीक है ना भाई, कल 2 रुपए ले लेना, 1 रुपया आज का 1 का कल का। तो इसने भी क्या किया कि भैया कि आज तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, माइनस का, ठीक है, इसीलिए कौन है, नेगेटिव है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव का। सिंपल सी बात है, देने वाला कभी गरीब नहीं होता, यही बताता है। लूज करने के बाद भी पॉजिटिव इंसान है, बताया था ना वो कहानी तुम्हें, दान, हाँ दान, ठीक है, सबसे बड़ा धर्म है दान, सबसे बड़ा धर्म है ना। देने के बाद देख रहा पॉजिटिव आ रहा है, वो पंडित वाली कहानी याद है, जो पंडित जी ने मेरा सारा पैसा लूट के मेरे को पॉजिटिव कर दिया था, फिर भी आधी से ज्यादा मेरी प्रॉपर्टी बिकवा दी उन्होंने, फिर भी खुश था मैं। और कहता ना इतना खुश है, अगले 2 साल में उससे डबल प्रॉपर्टी कमा लेगा। पॉजिटिव रहेगा तभी तो, नेगेटिव रह के क्या होता है, ठीक है। इसको देख, मांग के ले आया लोन घर पे, लोन में तो दुखी होता है इंसान, सुखी थोड़ा होता कभी, लेकिन कभी लेना पड़ जाए तो क्या कर सकते हैं, क्यों भाई, लेना है तो लेना है, अभी कभी कहानी है। यहां तक समझ आया, पहले ये बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसका माइनस है, माइनस यही बता रहा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिविटी, अगर कोई वो नेगेटिविटी लूज करता है देन इट विल बिकम पॉजिटिव, कोई नेगेटिविटी गेन करता है इट विल बिकम नेगेटिव। आप लोगों को याद है मैंने इलेक्ट्रॉन लूज, इलेक्ट्रॉन गेन सब लिखवाया था, ठीक है, कोई टीचर नहीं लिखवाता, मुझे पता था ये यहाँ पे डेफिनेशन आएगी और ये डेफिनेशन यूज करोगे। और अब एक आध दिन में मैं आप लोगों को वहां पे जो जो कमी थी, जैसे मैंने आप लोगों को वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं समझाया, अपने नाम भी नहीं पता आप लोगों को, है ना, मुझे पता, लेकिन वैलेंसी नहीं करवाया, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होने के बाद आयन बना कैटायन बना नहीं लिखवाया। जब ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं वहां पे फिर से ये छोटी सी चीज एक बार रिवाइज करवाऊंगा, वो टेबल पूरा करवाऊंगा। और एक बार वो पूरा टेबल मैंने बोला था ना हो गया तो केमिस्ट्री हाथ में आ गई। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, इसके अलावा इस यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछो फटाफट।